लेवलिंग बेसिकली क्या है कि हमें वर्टिकल डिस्क्रिमिनेंसी को करेक्ट करने। ओपीडी में आपने जो है वो जब मॉडल बनाए होंगे तो वहां पर एक फॉर्म में कर्व ऑफ पी होता है। कर्व ऑफ पी जब हम निकालते हैं वो हम कैसे निकालते हैं, देखो। कर्व ऑफ पी क्या होता है कि हमें जो इंसाइजर एज मॉडल के थ्रू हम ये जो है वो फाइंड आउट करते हैं, और लोअर के इंसाइजर एज से जो लास्ट हमारा मोलर होता है उसके अपर, उसकी जो कस्प टिप है वहां तक डिस्टल, ठीक है, वहां से हमने एक स्केल के थ्रू प्लेस, एक दो स्केल चाहिए होते हैं, एक स्केल आपने प्लेस किया। देन आपने जो प्री मोलर सबसे ज्यादा इंफ्रा इरप्टेड है उसका डिस्टेंस इस लाइन से, जो इस रेफरेंस लाइन से आपने मेजर करना होता है। अगर हम इसको देखें तो बेसिकली ये डीप बाइट में हमारे केसेस में ये हमें मिलता है, दैट इज कर्व ऑफ स्पी। डीप बाइट में क्या होता है कि हमारे पास अगर हम ट्रू डीप बाइट की बात करें तो वो ज्यादातर इंफ्रा इरप्शन ऑफ द पोस्टीरियर, जैसे इधर है पोस्टीरियर टीथ इंफ्रा इरप्शन है, तो ये डीप बाइट ट्रू डीप बाइट है। और सूडो डीप बाइट जो है क्या होती है कि सिर्फ सुप्रा इरप्शन ऑफ एंटीरियर टीथ की वजह से हो। लेकिन मोस्टली हमें जो केसेस मिलते हैं उसमें ये दोनों कॉम्बिनेशन में मिलता है। लाइक अकॉर्डिंग टू एंड्रूज, एंड्रूज ने हमें 6 कीज जो है वो प्रोवाइड की थी कि इसके के थ्रू आपने जो है वो अपनी ट्रीटमेंट को एंड करना है। आपकी ओक्लूजन जो है वो ये होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उसने हमें 6 कीज ऑफ ओक्लूजन दी हैं, जिसमें एक उसने बताया है कि जो आपका कर्व ऑफ स्पी है, यानी जो आपका कर्व ऑफ स्पी जो क्रिएट हो रहा है इन फ्रॉम occlusion of the posterior teeth and over eruption of the lower incisors, जिसकी वजह से डीप बाइट क्रिएट हो रही है, वो आपका एक नॉर्मल occlusion में फ्लैट होना चाहिए। यानी जब आप एट जब आप एंड करें अपनी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट तो आपका ओक्लूजन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो, अपर एंड लोअर की इंटरडिजिटेशंस, और एक नॉर्मल ओक्लूजन में मैंडिबुलर कर्व ऑफ स्पी, जो कर्व ऑफ स्पी क्रिएट होता है वो नॉर्मल, नॉट डीपर देन 1.5 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो बी बता रहे हैं इंडिकेट। लेकिन अगर आपके पास एग्जेसिव कर्व ऑफ स्पी आपको मिल रहा है, जैसे अब वन में ये एग्जेसिव कर्वस भी है, यानी इंफ्रा ऑक्लूजन बहुत ज्यादा है और पोस्टीरियरली इंफ्रा ऑक्लूडेड है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि ये आपके पास रिस्ट्रिक्ट करता है अपर जो हमारे पास है टीथ, उसको स्पेस अवेलेबल कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो सारे टीथ मीजियली जो है वो चले जाते हैं। तो इसको करेक्ट करने के लिए और प्रिवेंट करते हैं इंटरकस्पेशन। देखो सारी ए में देखो और सी में देखो, रिवर्स कर्वस भी एग्जेसिव कर्वस भी की वजह से आपकी जो भी इंटरकस्पेशन है और एक आइडियल ओक्लूजन है वो अचीव नहीं होती, हो सकती। तो इसको अचीव करने के लिए एंड्रूज ने हमें बताया है कि एट द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट आपकी जो इंटरकस्पेशन अगर आपने अचीव करने हैं तो आपकी ओक्लूजन जो है वो बिल्कुल जो मैंडिबल कर्व और स्पी है वो फ्लैट होनी चाहिए, नॉट मोर देन 1.5 मिलीमीटर होनी चाहिए। तो इसको आपने करेक्ट करना है। तो ये हम कैसे, अगर आपने ये करेक्ट नहीं किया तो इम्प्रॉपर फंक्शन ओक्लूजन आपको मिलेगी। तो इसको हम कैसे करेक्ट करेंगे, हम लेवलिंग के थ्रू करेक्ट करते हैं। अगर हम ए में देखें, एक एब्सोल्यूट इंट्रूजन, यानी आपने लोअर के अपर के इंसाइजर्स को इंट्रूड, सॉरी लोअर के इंसाइजर को इंट्रूड करा के लेवल किया। सेकंड में रिलेटिव इंट्रूजन, जिसमें आपने ग्रोथ रिक्वायर्ड है, यानी ग्रोथ अभी पेशेंट की है, एडोलसेंस एज में है पेशेंट, यानी टीन एज में अभी भी इसकी ग्रोथ रिमेनिंग है, उसमें आपने मोलर के ओवर, मोलर की, लोअर मोलर की इरप्शन करवाई। थर्ड में क्या हुआ कि एडल्ट एज हो गई, दोनों का इफेक्ट बी और सी में इफेक्ट सेम है, दोनों में मोलर की एक्सट्रूजन होके लेवल हो रहा है हमारा कर्व ऑफ पी। लेकिन बी में हमारे पास जो है वो ग्रोथ रिमेनिंग है और सी में हमारे पास ग्रोथ रिमेनिंग नहीं है। तो एक बात हमेशा याद रखो कि रैमस की जो ग्रोथ होती है वो डिटरमाइन करती है कि आपकी मैंडिबल की रोटेशन क्या होगी। बी में हमारे पास मैंडिबल, हमने पढ़ा है कि जब लोअर मोलर एक्सट्रूड हो या अपर मोलर एक्सट्रूड हो, जो भी एक्सट्रूड हो, तो मैंडिबल हमेशा डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड जाता है। अगर हम सी में देखें, एडल्ट केस है, यानी उसके अंदर ग्रोथ नहीं है और आप एक्सट्रूजन करवा रहे हैं, तो मैंडिबल डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड ग्रो करेगा। लेकिन अगर हम बी में देखें तो वहां पर ग्रोथ है, तो यानी आप जितना मोलर एक्सट्रूड करा रहे हैं, रेमस की भी ग्रोथ साथ साथ चल रही है, तो वो उसको कंपनसेट कर देगी और मैंडिबल जो है वो आपका डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड जो है वो कंपनसेट होके वो चीज नहीं आएगी पेशेंट की फेशियल पैटर्न में। तो ये चीज बेसिकली डिफरेंट है इन दो चीजों में, ये पता होना चाहिए। और आपके पास कितने लेवल, कितने मेथड के थ्रू आप जो है वो लेवलिंग कर सकते हैं। तो एक एब्सोल्यूट इंट्रूजन होती है जिसमें सिर्फ इंसाइजर्स के थ्रू आप कर रहे होते हो, और एक आप पोस्टीरियर की एक्सट्रूजन कर रहे होते हो, वो भी फर्दर डिवाइडेड टू में हो गई, एक जिसमें ग्रोथ रिक्वायर्ड है और एक हमारे पास जिसमें ग्रोथ नहीं है, एडल्ट है।
तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। देन लेवलिंग की अगर हम बात करें, क्योंकि प्रोसीजर है जिसके अंदर प्री मोलर्स और मोलर्स को हम सेम प्लेन में लाते हैं एज द इंसाइजर, जो अभी हमने देखा कि यहाँ पर इंसाइजर्स के हमने सेम प्लेन में लाना है, क्योंकि इंसाइजर्स और यहाँ पर पोस्टीरियर ये occlude, ये जो है वो इंफ्रा ऑक्लूडेड है, और हमारा जो एंड्यूस के थ्रू हमारी एक आइडियल ऑक्लूजन है जो हमें फॉलो करनी है, वो हमें कहता है कि ये आपके पास फ्लैट होना चाहिए। तो फ्लैट कैसे होंगे? जब हम पोस्टीरियर को एक्सट्रूड करेंगे या हम एंटीरियर को इंट्रूड करेंगे। तो हमें लेवल आउट करना है, तो हम ये चीज प्रोसीजर है जिसमें मोलर और प्री मोलर को लेवल करना है, तो ये हम बेसिकली कर रहे होते हैं फर्स्ट स्टेज में लेवलिंग। तो ये हम सुप्रा eruption of molar and premolar intrusion of anteriors and combination of both. Leveling is done by two ways. Number one is leveling by extrusion, जो भी हमने देखा, और उसको भी उन्होंने टू में डिवाइड कर दिया, और एक leveling by intrusion जिसे हम एब्सोल्यूट intrusion कह रहे हैं, तो एडल्ट में हो रही है। अब अब यहाँ पर क्या होता है, जो हम इंट्रूजन वगैरह कर रहे होते हैं ना एडल्ट में, ये हम एस एस वायर में कर्व और स्पीड पेशेंट को जो है वो दे रहे होते हैं फिक्स अप्लायंस में। अगर हम लेवलिंग कर रहे हैं एक्सट्रूजन में, एक्सट्रूजन से, और आपके पास जो है वो ग्रोथ रिमेनिंग है, तो हम दो वेज के थ्रू जो है वो कर सकते हैं। देखो लोअर में अगर हम देखें तो कर्व और स्पीड हमारा इस तरह फॉलो हो रहा है। एक कॉन बिल्कुल ये राउंड जो है एरिया आपका आ रहा है, ये इस तरह सी शेप जो है वो इस तरह का बन रहा है। तो इसको ट्रीट करेंगे तो ऑब्वियसली हमें ऐसा करना है, रिवर्स कर्व ऑफ स्पीक बना देंगे हम, यानी एंटीरियर को हम इंट्रूड करना है और पोस्टीरियर को एक्सट्रूड करना है, तो हमारे पास कैसे होगी, इस तरह की होगी आर्च वायर। ये ट्रीटमेंट वाली है, ये रिवर्स कर्व ऑफ स्पी है जो आप दोगे पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। और अपर में आपने एक्सेजरेटेड कर्व ऑफ स्पी जो है वो मैक्सिलरी आर्च में देना है। ये इस तरह की होती है। देखो बी में देखो फ्लैट कर्व ऑफ स्पी लेवल आउट हो गए, ए में देखो कर्व ऑफ स्पी है, और इसमें आपको बना के दिखाया हुआ है कि देखो कि इस तरह बनाया हुआ है। और इससे नीचे अगर और मैंने पिक्चर को समराइज कर दिया है कि ये पूरा कॉनकेव बन गया और अंदर जो है वो कॉन्वेक्स था पहले। तो क्या अगर इसका इफेक्ट देखिए, जो सबसे नीचे वाली पिक्चर है इसमें देखो ये इंट्रूड करवाएगा लोअर के इंसाइजर्स, और बाकी जहां पे स्पेस है तो प्रीमोलर एक्सट्रूड हो जाएंगी। तो क्या होगा कि कर्व ऑफ स्पी आपकी करेक्ट हो जाएगी और फ्लैट आपके पास कर्व ऑफ स्पी मिलेगा, जो एक आइडियल है फॉर बेटर ऑक्लूजन। अगर हम 18 स्लॉट अब हम यूज नहीं करते, 22 स्लॉट है। अगर हम 22 स्लॉट की बात करें तो हम जो वायर्स यूज करेंगे वो हमेशा 2 मिल या 4 मिल क्लियरेंस। क्लियरेंस बेसिकली ये है कि कितनी उसके अंदर फ्री लाइक लूजली प्लेस है, स्पेस है, जो कि एक आर्च वायर में और स्लॉट में जो है वो है। अगर बिल्कुल टाइट होगी तो उसका मतलब उसके अंदर कोई क्लियरेंस नहीं है, यानी उसके अंदर कोई भी फ्री स्पेस नहीं है। लेकिन अगर आपके पास 18 फॉर एग्जाम्पल 18 स्लॉट है, तो आपने 16 मिल की स्टील वायर ली, यानी आपने 2 मिल का क्लियरेंस रखा उस स्लॉट के लिए। तो अब वो फ्रीली मूव थोड़ी बहुत मूवमेंट कर सकती है, लेकिन आप 18 स्लॉट में 18 मिल की डाल दोगे तो अब तो वो वायर भी नहीं मूव कर सकती, क्योंकि आपने बिल्कुल एग्जैक्ट साइज का डाल दिया ना। तो अब क्या करेगी, टू कपल क्रिएट होगा और रूट स्टार्ट, वो हमारी रूट की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो ये चीजें होती हैं। तो यहाँ पर हमें एटलीस्ट 2 मिल का या 4 मिल का जो हमने अलाइनमेंट में पढ़ा है वो बेसिकली ये था। मेरे पास एक क्वेश्चन आया था तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मिल की बेसिकली ये कहना चाह रहे होते। यहाँ पर इन्होंने आर्च फायर यूज किया। अच्छा, इसमें ये होता है कि हमारे पास जब भी हम आर्च फायर यूज कर रहे होते हैं, तो हम एंटीरियरली अगर यहाँ पर देखो तो इंसाइजर के ब्रैकेट से एक तो आप प्लेस करते हो और एक आप इसको टाई करते हो। यहाँ पर इन्होंने बी में जो है वो टाई किया हुआ है लोअर में। अगर जब हम कंटिन्यूअस यूज करते थे तो हमारे पास कंटिन्यूअस में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उसको करना, क्योंकि वो रिएक्टिव फोर्सेस आ रहे होते हैं, प्री मोलर्स आपके एक्सट्रूड हो जाते हैं। अगर आप इंट्रूजन कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, अगर आप लेवलिंग बाय इंट्रूजन कर रहे हैं तो आपके पास दो वेज हैं जिसके थ्रू जो है वो लेवलिंग बाय इंट्रूजन होती है। एक ये होता है कि हमें इंट्रूजन करनी है ना, इंसाइजर्स को इंट्रूड करने, तो हम बाईपास आर्चेस कर देंगे या सेगमेंटेड आर्चेस हो जाएंगे। ये क्या होती है अभी हम डिस्कस करते हैं।
बाईपास आर्चेस बेसिकली ये हो रहा है कि हम बाईपास कर रहे हैं उस एरिया से प्री मोलर। अगर पिक्चर मैं दिखा दूं, जैसे ये बी वाली पिक्चर है, तो यहाँ पर हमें मेन गोल क्या है कि हमें इंसाइजर की इंट्रूजन करनी है। तो हम और टीथ को उसका रिएक्टिव फोर्स ना आए, तो हम यहाँ पर 2/4 फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर यूज की हुई है 2/4 अप्लायंस, यानी 4 इंसाइजर्स और 2 मोलर से यहाँ पर ये इंट्रूजन कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कैनाइन और प्री मोलर्स को से वायर बाईपास कर दी, यानी उसके अंदर वायर को प्लेस नहीं किया, वहां पर ओरिंग अप्लाई नहीं किए। तो ये एक क्या होगा कि एक लॉन्ग स्पैन क्रिएट करेगा। लॉन्ग स्पैन यानी जब भी वायर का साइज या वायर की स्पैन बढ़ जाता है तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, और वो क्या करता है, लाइटर फोर्स अप्लाई करता है। और हमने पढ़ा है कि सबसे ज्यादा लाइटर फोर्स किसको चाहिए होती है, इंट्रूजन फोर्स इफेक्ट के लिए। तो अगर हम है इन पे भी अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वो जो हमें लाइटर फोर्स फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए वायर में वो नहीं क्रिएट होगी, और हमें अनवांटेड साइड इफेक्ट्स मिलेंगे। जैसे उन्होंने ये बताया, ए एंड बी द लॉन्ग स्पैन ऑफ 2/4 appliance makes it possible to create the light force necessary for incisor intrusion, and also make it possible to create unwanted side effects. This appliance is best described as deceptively simple when incisor intrusion is desired before other permanent teeth can be incorporated into the appliance. A transpalatal lingual arch for additional anchorage is good idea. अब इसमें इन्होंने ये बोला है कि जब आप इंट्रूजन कर रहे हो इंसाइजर्स की, तो पोस्टीरियर यानी एक जो दो पे इफेक्ट आ रहा है ना, दो टीथ पे यहाँ पर काम हो रहा है, एक आपके इंसाइजर और एक मोलर पे वायर जो है वो प्लेस है। तो अगर इंसाइजर पे इंट्रूजन हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ मोलर में एक्सट्रूजन हो रहा होगा। ठीक है, तो एक्सट्रूजन होती है। और इसके अलावा एंक्रिज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एक मोलर से हम एंक्रिज ले रहे हैं, तो इससे भी हमारे पास एंक्रिज लॉस होने की आ, हो सकता है। तो उसको हम कैसे प्रिवेंट करेंगे, हम लिंगुअल आर्च दे देंगे, पैलेटली हम जो है वहां पर टीपीए वगैरह प्लेस कर देंगे। तो इससे क्या होगा, ट्रांसपैरेटल लिंगुअल आर्च जब आप दोगे तो एडिशनल एंट्रेस यानी उस पे जो साइड इफेक्ट्स आने हैं वो आपके प्रिवेंट हो जाएंगे। तो ये होती है हमारे पास बाईपास। क्यों? क्योंकि हमने इंट्रूजन करना है, इसलिए बाईपास मेथड। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है बाईपास आर्चेस। अब ये किस किस मेथड से कर सकते हैं, ये जो मैंने आपको डिस्कस किया इसका 3 डिफरेंट मेथड से एक मेथड डिस्कस किया, इसके 3 डिफरेंट मेथड्स हैं, वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो अब क्या कह रहे हैं कि मोस्ट यूजफुल फॉर पेशेंट्स वो विल हैव सम वर्टिकल ग्रोथ आइदर मिक्स और अर्ली परमानेंट डेंटिशन, यानी जिसके अंदर वर्टिकल ग्रोथ हो उसके अंदर जो है ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। मैकेनिकल प्रिंसिपल चाहे आप डिफरेंट मैकेनिक्स के थ्रू करो, लेकिन इसका प्रिंसिपल हमेशा एक यही होगा कि अपराइटिंग और डिस्टल टिपिंग होगी मोलर्स की, और जो आप इंट्रूजन कर रहे हैं उसकी जो है वो इंट्रूजन जो इंसाइजर्स की कर रहे हैं तो वो उसके अगेंस्ट पिटिंग अगेंस्ट इंट्रूजन ऑफ इंसाइजर्स हो रही होगी, और उसका जो रिएक्शन फोर्स हो रहा होगा वो अपराइटिंग और डिस्टल टिपिंग ऑफ द मोलर्स हो रहे होंगे। तब 3 वेज हैं। नंबर 1 इज बाईपास प्री मोलर टीथ। आपने प्री मोलर टीथ पे बाईपास करते हुए वायर को टाई कर लेना है कैनाइन में लूजली। बैक अप्लायंस, बैक टेक्निक जैसी हो गई, 2/4 अप्लायंस हो गई, या आप थर्ड यूटिलिटी आर्ट जो हमने चैप्टर नंबर 9 में भी डिस्कस किया है कि 2 कपल सिस्टम क्रिएट हो जाता है, क्योंकि एक आपकी मोलर ट्यूब से जो है वो अटैच होती है और एक इंसाइजर के ब्रैकेट में प्लेस होती है, जो कि अब नाउ डेज रिप्लेस हो गई सेगमेंटेड आर्च वायर। ये हम डिस्कस करेंगे क्यों, क्योंकि इसके जो साइड सेगमेंटेड आर्च वायर है उसके जो है वो ज्यादा कंट्रोल मैकेनिज्म है एज कम्पेयर टू दिस वन। तो ये जितनी भी अब 3 मेथड्स हैं वो सिर्फ सेम मैकेनिकल प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। वो प्रिंसिपल क्या है कि आपने अपराइटिंग एंड डिस्टल टिपिंग ऑफ द मोलर्स होती है जब भी हम करते हैं बाईपास मेथड, और इंसाइजर्स की इंट्रूजन हो जाती है। आपने जो भी मेथड करना है उसके साथ आपने लाइट फोर्स अप्लाई करनी है। क्यों? क्योंकि इंट्रूजन के लिए लाइट फोर्स रिक्वायर होती है। तो आपने जो भी मेथड करना है उसके लिए आपने ऐसी वायर ऐसा मेथड मैकेनिज्म बनाना है कि उसकी वायर हमेशा वो फोर्स लाइट ही पास करे। Successful use of any type of bypass arch for leveling requires keeping the force light. This is accomplished in 2 ways. 2 ways से हो सकती है। एक आपने डायमीटर आर्च वायर का कम रखोगे, और सेकंड आपने लॉन्ग स्पैन क्रिएट कर देना है जैसे हम कर रहे हैं। अगर हम यूटिलिटी आर्च की बात करें तो यूटिलिटी आर्च क्या होती है कि मोलर से डाउनवर्ड जाती है एंड देन बाईपास करती है, वेस्टिब्यूल से पास होती हुई देन अपवर्ड जाके इंसाइजर के ब्रैकेट में प्लेस कर देते हैं। तो क्या हुआ, बाईपास हुआ, डाउन किया, और वायर आपकी जो है वो ज्यादा
यूज की ना, आपने बढ़ा दी, बैंड दिया नीचे, वो वेस्टिब्यूल से बाईपास होती हुई फिर वो इंसाइजर अपवर्ड गई एंड देन फिर इंसाइजर, तो वायर बढ़ गई, लॉन्ग स्पैन क्रिएट हो गया, स्ट्रिंगियर हो गई वायर, तो लाइटर फोर्स अप्लाई करेगी। वायर हैवी देन 16 मिल स्टील शुड नॉट बी यूज, वही वाली बात, हैवी हो जाएगी तो वो मिल, तो वो चीज नहीं अप्लाई करेगी। तो रिकेट्स रिकमेंडेड एट रिलेटिवली सॉफ्ट 16 कोबाल्ट क्रोमियम वायर। ये इंपॉर्टेंट है, या पता होना चाहिए कि कौन सी वायर जो है वो यूटिलिटी आर्च के लिए यूज है टू प्रिवेंट हैवी फोर्सेस फ्रॉम बीइंग डेवलप्ड। मॉडर्न रिकमेंडेशन हमारी 1622 बीटा टाइटेनियम वायर है। 2x4 हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। यूटिलिटी आर्च इस तरह देखो, इसमें इन्होंने बाईपास किया है, देखो जो मैं बात बताना चाहती थी कि मोलर को अपवर्ड गए, देन आपने वेस्टिब्यूल में, ऑलमोस्ट वेस्टिब्यूल में आता है लोअर के, अगर तो अपर में क्या हुआ कि ये आपके पास बाईपास होता हुआ केनाइन में नहीं प्लेस हो रहा, जो इंसाइजर है वहां पर ये प्लेस हुआ, ताकि आपको जो है वो इंट्रूजन मिले और मोलर आपको एंट्रेज प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर आपने वायर को मूव करा है, लाइक पहले अपवर्ड, फिर आपने एक लूप, एक बाईपास करते हुए, तो वायर की जो है वो, वायर की जो अमाउंट है वो आपने इंक्रीज की। वायर की जब अमाउंट इंक्रीज होगी तो वायर स्प्रिंगियर हो जाएगी, स्प्रिंगियर होगी तो लाइटर फोर्स अप्लाई करेगी, और लाइटर फोर्स हमें चाहिए इंट्रूजन के लिए। अब बाईपास आर्चेस के कुछ लिमिटेशंस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है, वो क्या है कि एक्सेप्ट फॉर सम एप्लीकेशंस ऑफ यूटिलिटी आर्च ओनली फर्स्ट मोलर इज अवेलेबल, वही वाली बात, कैंट्रिज के लिए सिर्फ और सिर्फ एक टूथ अवेलेबल है जिसके अंदर एक्सट्रूजन हो जाती है, जो हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। अगर पेशेंट ग्रोइंग है तो वो फर्दर, अगर हाई एंगल है तो फर्दर हाई एंगल क्रिएट कर देगा, एक्सट्रूजन करेगा, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड मैंडिबल की रोटेशन जाएगी। अगर हमारे पास नॉन ग्रोइंग है तो उसमें चलो चल जाएगा, लेकिन जो ग्रोइंग है उसमें फर्दर अगर हाई एंगल है तो उसमें प्रॉब्लम्स होंगी। सेकंड ये कि इंट्रूसिव फोर्स अगेंस्ट द मोलर्स अप्लाइड एंटीरियर टू द सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा, एक ये वाली बात आपने, ये चैप्टर नंबर 9 में भी एक पूरी फिगर है, इसमें ये होता है कि जब भी हम टाई करते हैं, अगर हमने इनसाइड, इस पिक्चर के थ्रू आप देखो, ए में देखो जो क्रॉस है अपर, इसमें ये हमारा सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस है, यानी आपके जो इंसाइजर्स का सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट आता है लेटरल इंसाइजर के डिस्टली। अगर आपने आर्च वाई को टाई किया है बिटवीन द सेंट्रल इंसाइजर्स, तो क्या होगा, आपने इस सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस से फॉरवर्डली प्लेस करके वायर को प्लेस किया है, तो ऐसी कंडीशन में आपका इंसाइजर प्रोक्लाइन करता है। लेकिन अगर आपने टाई करो या आप प्लेस करो, सेंट बी में शो कर रहे हैं, अगर आपने लेटरल इंसाइजर के पास जो है वो टाई किया, यानी आपने सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस से होते हुए पास किया, तो अब वहां पर फ्लेयरिंग नहीं होगी। तो अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछेगी कि अगर हम इंट्रूशन कर रहे हैं और फ्लेयरिंग हो रही है, तो वो क्यों हो रही है, इसलिए हो रही है कि आपने सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस से प्रोक्लाइन, मतलब उसके फॉरवर्डली प्लेस किया वायर बिटवीन द सेंट्रल इंसाइजर, तो वहां पर प्रोक्लिनेशन, उसका साइड इफेक्ट हमेशा मिलेगा। इसको कैसे प्रिवेंट करेंगे, आपने लेटरल इंसाइजर के और कैनाइन के बिटवीन में प्लेस कर देना है, टाई कर देना है, तो आपको वो जो फ्लेयरिंग है वो, उससे जो है वो आप प्रिवेंट कर सकते हो। अब एक इन्होंने वी बैंड, ये भी चैप्टर नंबर 9 में देखोगे, वी बैंड से कंपेयर करोगे तो वही है कि हम अगर वी बैंड प्लेस कर देते हैं आर्च वाई में, तो क्या होता है कि इंट्रूजन हो रही है इंसाइजर्स की, और पोस्टीरियर हमारे एक्सट्रूड कर रहा है, साइड इफेक्ट उसका आ रहा है, थर्ड न्यूटन का थर्ड लॉ। अब क्या होता है कि जब हम वी बैंड देते हैं मीजल टू द, ये जो मोलर के पास, तो यहाँ पर ये होता है कि हमारा जो मोलर है वो मीजलाइज होना स्टार्ट हो जाता है, और इंसाइजर्स जो है वो डिस्टलाइज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो, representation of the force for leveling art that bypasses the premolars with an anchor band mesial to the molars, a force system is created, यानी फोर्स सिस्टम क्रिएट हो रहा है, दैट इलोंगेट्स द मोलर्स, यानी एक्सट्रूड कर रहा है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन में हमने इंसाइजर्स को इंट्रूड द इंसाइजर्स कर रहे हैं। द वायर टेंड्स टू स्लाइड पोस्टीरियरली, अब वायर क्या करेगी, वायर करेगी स्लाइड पोस्टीरियरली थ्रू द मोलर ट्यूब्स, वहां से स्लाइड करना स्टार्ट करेगी, जिसकी वजह से टिपिंग द इंसाइजर डिस्टली, और आपका distally हो जाएगा at the expense of bodily mesial movement of the molars. An archway of this design was used in the first stage of back treatment, but also can be used in HY system. A long span from molars to the incisors is essential. वही वाली बात, long span क्यों होना चाहिए, और दूसरी चीज ये कि इसकी शिफ्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, स्लाइड करेगा, और स्लाइड क्या करेगा, एक्सट्रूजन होके मेजिलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा मोलर, और आपका जो इंसाइजर्स है वो जो है वो रिट्रोक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा, डिस्टली जाना स्टार्ट हो जाएगा।
फिर उन्होंने बताया कि अगर आप कंटिन्यूस आर्च वायर यूज कर रहे हो विद अ कंटिन्यूस आर्च वायर इन प्लेस, इंट्रूजन इज एसेंशियली इम्पॉसिबल, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि आप जो है वो इंट्रूजन अचीव कर सको। क्यों? क्योंकि आपके पास जब एक कंटिन्यूस आप आर्च वायर यूज करते हो तो वहां पर आपके पास रिएक्शन फोर्सेस, साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा आ जाते हैं। तो इसको करने के लिए हमारे पास फिर सेगमेंटेड आर्च मैकेनिज्म हम जो है मोस्टली यूज करते हैं, जो बर्स्टॉन ने अप्लाई किया है। इसमें क्या होता है, बेसिक डिफरेंस क्या है, मैं पहले डिस्कस कर लूं कि यहाँ पर देखो इंट्रूजन आर्च एंटीरियर को हमें इंट्रूड करना है और पोस्टीरियर को, तो यहाँ पर पोस्टीरियरली इन्होंने स्टेबलाइज एक रेक्टेंगुलर स्टिफ आर्च वायर प्लेस कर देते हैं, दो सेगमेंट्स बना लेते हैं और एक एंटीरियर को सेगमेंट बना लेते हैं। फिर क्या करते हैं, जो भी आपका अगर आप यहाँ पर वन कैंटिलीवर के थ्रू हो रहा है या आप यूटिलिटी आर्च के थ्रू कर रहे हो, जिसके मैकेनिज्म के थ्रू आप इंट्रूजन कर रहे हो, वो फिर आपने उस इंसाइजर और मोलर से वही वाली चीज करते हुए इसको टाई कर देना है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सेगमेंट को सेगमेंट बना रहे हैं, यानी दो सेगमेंट बना के उसको स्टेबलाइज करें पोस्टीरियर को, कि वो मूवमेंट ना करे, रिएक्शन फोर्स ना दे। तो ये वाली चीज जो होती है वो सेगमेंटेड होती है, इसमें कंट्रोल मैकेनिज्म होता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर को। लेकिन कंटिन्यूस में क्या होता है कि आप इंट्रूड करो तो फिर बाकी सारे ट्यूड एक्सट्रूड होने लग जाएंगे, तो कंटिन्यूस से आपको अचीव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसमें ये लिखा हुआ है, बट एन ऑक्सिलरी लेवलिंग आर्च वायर कैन बी यूज इन ऑगमेंटिंग द लेवलिंग फोर्स फ्रॉम द वायर टाइड इनटू द ब्रैकेट्स। ऑक्सिलरी लेवलिंग वायर बिफोर एंड आफ्टर एक्टिवेशन, जब भी आप ऑक्सिलरी क्या होती है, जो आपकी बैंड है, वहां पर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपर बैंड और लोअर बैंड को, उसकी जो ट्यूब्स होती हैं उससे करते हैं। अपर में 3 ट्यूब्स होती है, लोअर में हमारे पास 2 होती हैं। अपर में 3 क्यों होती है, एक हमारे पास हेड गियर के लिए होती है, एक मेन आर्च वायर के लिए होती है, और एक आपके पास ऑक्सिलरी आर्च वायर के लिए यूज होती है, जैसे इसमें यूज हो रही है। ठीक। तो अब ये कह रहे हैं, जो अपर में सी में देखो इन्होंने लिखा हुआ है, जो आपके पास अगर इंट्रूजन आर्च बिफोर एंड आफ्टर एक्टिवेशन, यानी आपने अभी एक्टिवेट नहीं किया तो वायर को कैसे होना चाहिए, बैंडिंग, आपको जो वायर जो है वो ऊपर होनी चाहिए, वेस्टिब्यूल में होनी चाहिए जब आप पैसिव फॉर्म में। लेकिन जब आप इसको डी में बैंडिंग इन डाउनवर्ड एंड टाइंग इट टू द सेगमेंट to be intruded, the force delivered by intrusion or arch can be measured easily when it's brought down to the level at which it will be tied. Auxiliary leveling arches for extrusion, the maxillary arch for incisor canal intrusion, the mandibular arch. अब इन्होंने ये चीजें डिफरेंट दिखाई हैं, इन्होंने बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि जब आपकी आर्च वायर पैसिव होती है, जैसे कि इसमें तो ये देखो ऊपर है पैसिव, जब आप इसको टाई करके बी में नीचे लेकर आ रहे हो तो अब क्या करेगी ये वायर पैसिवली, यानी वायर की इनिशियल पोजीशन ऐसी है प्री, अगर जैसे अगर शेप मेमोरी की बात करो फॉर एग्जांपल, उससे मैं समझाना चाह रही हूँ। देखो अगर इसकी पहली पोजीशन ये थी और आपने खींच के उसको नीचे लेकर आ रहे हो, ठीक, तो बाद में वायर की टेंडेंसी तो है ना कि वायर वापस अपने आप को उसी पोजीशन पे लाए जो प्रीवियस थी, और प्रीवियस कैसी थी, ए में देखो ऐसी थी। अब आपने उसको इंट्रूजन कराने के लिए उसको जो आपके ब्रैकेट्स हैं उसमें टाई कर दिया। जब आपने टाई किया तो अभी तो वो टाई है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगी, फोर्स तो वो डाल रही है कि वो अपवर्ड तो जाना चाह रही है, तो क्या होगा कि अपवर्ड फोर्स होगी एंटीरियर में और इंसाइडर जो है वो इंट्रूड हो जाएंगे। तो अगर हम ए के थ्रू देखें तो ये वेस्टिब्यूल में पैसिवली वायर जो है वो पड़ी होती है। प्री एक्टिवेशन जब आप एक्टिवेट करते हो तो ये जो है वो अगेन उस तरह ये बात बताना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर सेगमेंटेड आर्च वायर की अगर बात करें तो ये ओवरकम करता है लिमिटेशंस, जो कि हमारे पास ये सारी प्रॉब्लम्स जो भी हमें मिल रही थी वो उसको ओवरकम करेगा सेगमेंटेड आर्च वायर। रिकमेंडेड फॉर मैक्सिमम कंट्रोल ऑफ एंटीरियर पोस्टीरियर, अब आपको कंट्रोल है, आपको कंट्रोल मैकेनिज्म है कि भाई एंटीरियर में आप कितनी अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई, अगर कंटिन्यूस कर रहे हो तो डिफिकल्टी है, जब आप सेगमेंटेड कर रहे हो तो आपके पास एक स्टेबलाइज और कंट्रोल मैकेनिज्म है कि पोस्टीरियर का आपने स्टेबलाइज कर दिया कि आपने उसको मूवमेंट नहीं करवानी और एंटीरियर को मूव करवाना है। तो यहाँ पर आपने एंटीरियर सेगमेंट बनाए और जिसमें आपने मूव कराना है एक पोस्टीरियर, तो आपने उसके अकॉर्डिंग अपनी आर्च वायर जो है वो प्लेस की। द सेगमेंटेड आर्च approach allows attachment on all the teeth, so provide better control for entrance. For intrusion of anterior teeth, it depends on establishing स्टेबलाइज पोस्टीरियर सेगमेंट्स, क्योंकि पोस्टीरियरली हमें कोई इफेक्ट नहीं चाहिए, हमें तो इंट्रूजन का हम पढ़ रहे हैं ना कि हम लेवलिंग कर रहे हैं इंट्रूजन की। तो अब हम क्या करेंगे, कंट्रोलिंग द पॉइंट ऑफ फोर्स एप्लीकेशन अगेंस्ट द इंटीरियर सेगमेंट। This technique requires auxiliary rectangular tubes on first molar in addition to the regular bracket on the tube. तो इसको आपने स्टेबलाइज करने के लिए पोस्टीरियरली आपने स्टेबलाइजिंग आर्च वायर, स्टिफर और रेक्टेंगुलर आर्च वायर्स आपने यूज की।
रेक्टेंगुलर आर्च वाइड जो आप ब्रैकेट स्लॉट्स में यूज कर रहे हो वो बक्कल सेगमेंट में, यानी बक्कल यानी पोस्टीरियर सेगमेंट में यूज करोगे। और हैवी लिंगुअल आर्च आपने वो भी फर्दर एंकरेज प्रोवाइड करने के लिए टीपीए जो हमने पहले डिस्कस किया, वही वाली बात यहाँ पे हो रही है कि आप हैवी लिंगुअल आर्च जो है वो कनेक्ट कर दोगे। लाइट रेजिलिएंट वाइड, रेजिलिएंट वाइड कौन सी, जो कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स अपने अंदर एनर्जी रिस्टोर कर सके, वो जो हमें पता है नाइट आई वायर होती है। तो वो आपने हर लाइट या आपने जो भी वायर ली है फॉर द इंसाइजर की इंट्रूजन के लिए, वो लाइट रेजिलिएंट वायर फॉर अलाइनमेंट ऑफ इंसाइजर्स इन एंटीरियर सेगमेंट आपने डालनी होती है। ऑक्सिलरी आर्च ऑन एंटीरियर सेगमेंट फॉर इंट्रूजन, ऑक्सिलरी आर्च जो है वो आपने इंटीरियर सेगमेंट पे भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप बाईपास वाला वो टाई कर रहे हो तो देखो यहाँ पर आपने ऑक्सिलरी आर्च वाइड आपने रखी हुई है, जो आप दूसरी ऑक्सिलरी के स्लॉट से आ रही है। बैंक ये ऑक्सिलरी है और आपकी एक मेन आर्च वायर है। ऑक्सिलरी आर्च लाइज gingivially टू द incisor teeth when passive, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। should apply light force when active, तो it is tied underneath or in front of inside the bracket, not into the bracket slots which are already accompanied by anterior segment wire। ये वाली बात हमेशा याद रखो कि सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस अगर आप फॉरवर्डली प्लेस करके प्लेस करोगे आर्च वायर को, तो वो प्रोक्लिनेशन एज वेल एज इंट्रूजन करवाएगी। अगर आपने उस इंट्रूजन के साथ प्रोक्लिनेशन आपको नीड नहीं है, जैसे क्लास टू डिव वन का केस है, आपने प्रोक्लिनेशन आपको नहीं रिक्वायर है, तो आपने उसको ओवरकम कैसे करोगे कि आपने टाई जो है वो बिटवीन द लैटरल इंसाइजर्स एंड कैनाइन करना है। लेकिन अगर क्लास टू डिफ हमारे पास टू है तो उसमें आपको नीड है कि वो प्रोक्लाइन हो, तो उसमें फिर आप कर सकते हो। आपने फिर उसको टाई, तो उसकी बेसिस पे आपने जो है वो टाई करना होता है। इनडिसाइडेबल पेशेंट, अब इसमें एक इन्होंने कंडीशन दिखाई है कि लेवलिंग, एक ऐसा पेशेंट था जिसका एक साइड पे लेवल एक्सट्रूडेड है, देखो, और अब एक साइड पे जो है वो इंट्रूडेड है, सुप्रा इरप्टेड है, और एक साइड पे जो है वो नॉर्मल इरप्टेड है। तो एसिमेट्रिकल इंट्रूजन हमें चाहिए। एक साइड पे हमें जो हमारे पास अगर हम इस पिक्चर में देखें, ए इन दिस एडल्ट पेशेंट द मैक्सिलरी लेफ्ट सेंट्रल एंड लेटरल इंसाइजर्स एंड पर्टिकुलरली द कैनाइन हेड सुप्रा इरप्टेड, यानी जो सुप्रा इरप्टेड साइड है वो आपका लेफ्ट साइड है। एसिमेट्रिकल इंट्रूजन ऑफ दो टीथ वाज नीडेड, यानी अब आपने इसको यहाँ पे इस टीथ को इंट्रूड करना है तभी आपका टीथ लेवल आउट होंगे। या अगर लेवल करना है, लेवलिंग क्या है, वर्टिकल करेक्शन, जो कि वर्टिकल करेक्शन नहीं हो पाएगी, तो आपने लेवल करना है तो एसिमेट्रिकल इंट्रूजन अब आपने देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप सबको दे दोगे तो वो भी एक्सट्रूड हो जाएगा या इंट्रूड हो जाएगा जब उसको ऑलरेडी इंट्रूडेड है। तो आपने जो